जो आपके नीति आयोग के हैं, यूपी कहां खड़ा है? आप G20 में बहस कर रहे हैं, आप बात रखना चाहते हैं हेल्थ की। आज यूपी की हेल्थ सिस्टम क्या हाल है? अस्पतालों का हालत देख लीजिए आप। एक जिला अस्पताल अगर बीजेपी ने बनाया हो, दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने, यहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो, तो मुझे बताइएगा आप। एक जिला अस्पताल, और दवाई नहीं, इलाज नहीं। आप कह रहे मेडिकल कॉलेज बना दिया आपने। एक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी पूरी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, प्रोफेसर, आप बताइए। और जिस शहर से आप आती हैं, बताइए एम्स की हालत क्या है? आज के ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पर? क्या वहां पर जो मेडिकल कॉलेज बना खड़ा है, क्या वहां के टेक्निकल या जो भी स्टाफ है, जो सहूलियत पीजीआई को मिलनी चाहिए, क्या वहां के मेडिकल कॉलेज को मिल गई? वहां तो एक ही सिस्टम चल रहा है। आप वाइस चांसलर है ना, स्टूडेंट्स आए, वाइस चांसलर को पीटा, खुलेआम पीटा। सोचिए आप, ये है यूपी। इसलिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना मत दिखाइए। वो इसलिए कह रहे हैं कि गरीब जनता समझ ही नहीं पाए कि 1 ट्रिलियन क्या होता है। ये 1 ट्रिलियन वही है स्वच्छ भारत जैसा। आप स्वच्छ भारत में आपने कहा कि सबको झाड़ू पकड़वा दिया स्वच्छ भारत में। क्या लखनऊ साफ हो गया? क्या वाराणसी साफ हो गया? क्या गोरखपुर में पानी नहीं भरता? क्या आगरा साफ हो गया? नदियां साफ हो गई? वो पैरामीटर्स कहां हैं नदियों के जिनके आपने वादा दिलाया था कि बीओडी अच्छा हो जाएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन अच्छा हो जाएगा, पानी निर्मल अविरल धारा बहेगी गंगा में? आपने नाले नहीं बंद कर पाए। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप बुरा कहते हो कि बुरा काम कर रहे हैं ये लोग। तो $1 ट्रिलियन का सपना दिखाना, और फिर एक्सप्रेस वे जो बनाए हैं, कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जाइए आप, और जो बचपन में झूला झूला होगा वो याद आ जाएगा कि कैसे आप झूलते हुए जा रहे हैं उस पर। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो समाजवादियों का देन थी, केवल उसमें समाजवादी हटा दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि यहां सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, वो गडकरी साहब आए थे, हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आप उनसे पूछिए कि जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं, उन मानकों के खिलाफ एक्सप्रेसवे क्यों बना? उसकी डिजाइन किसकी चिट्ठी से बदली गई? क्या आपने सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं की? अगर आपने एक्सप्रेसवे बनाया तो इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से आपने मीडियन क्यों नहीं बनाया? सर्विस लेन क्यों नहीं बनाई? और फिर जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, उन्होंने जो गोरखपुर लिंक बनाया है, सोचेंगे क्या क्या कीमत है उसकी? 90 किलोमीटर 6000 करोड़ की बन रही है, जो 22 में बन जानी चाहिए थी, 24 आने वाला है। जब आपने गठबंधन किया है 2017 में, यूपी के लड़कों की बात कर लें, समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। आप 225 से 47 सीटों पर आ जाते हैं। 2019 में बहन मायावती के साथ आपका गठबंधन होता है। 2014 में जिनकी 0 सीटें थीं, आपके साथ लड़कर वो 10 सीटों पर पहुंच जाती हैं। आप 14 में भी 5 पर रहे, 19 में भी 5 पर रहे। आपको क्या फायदा होता है इससे? मेरी कोशिश हमेशा रही कि हम बीजेपी के सामने एक गठबंधन तैयार करें। जो बात आपने कही, 2014 के बाद बीजेपी ने चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया, और उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। जो भी गठबंधन मैंने किए, मैंने बड़े दिल से गठबंधन किए। उनको सीट ज्यादा देनी पड़ी होगी, उनकी पसंद की सीट देनी पड़ी होगी, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि बीजेपी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का देखा हुआ सपना, और नेताजी का संघर्ष जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश के गरीबों के लिए क्या उसका नुकसान पहुंचाने जा रही है, इसलिए मैंने गठबंधन किया। और इस बार भी मैं और दलों से कहूंगा कि बड़े दिल से आएं और समाजवादी पार्टी के साथ जुट करके उसका सहयोग करें और बीजेपी से मुकाबला करें। जब आप बड़े दलों के साथ जाते हैं चुनावी मैदान में, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता है, आंकड़े तो यही बताते हैं। और अब आप इंडिया को लेकर कौन सी ताकत लगाएंगे कि आपको लग रहा है 80 में से ज्यादातर सीटें विपक्ष इंडिया को? सबसे बड़ा गठबंधन 2019 का था, उससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई। सपा और बीएसपी के वोटर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो बीजेपी से वो 62 पर गए और आप लोग 15 पर आ गए। देखिए, हर गठबंधन ने कुछ सिखाया है। समाजवादी पार्टी का वोट नहीं कम हुआ है। मैं उसके लिए समाजवादी पार्टी के समर्थकों का और जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का हर बार लगातार वोट बढ़ रहा है। गठबंधन ने क्या सिखाया है?
गठबंधन से यह सीखा है कि बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। 4 चुनावों का इतिहास तो नहीं बताता है उत्तर प्रदेश सवाल का इतिहास का नहीं है, सबसे ज्यादा घबराते तो यूपी से ही हैं। और हालांकि वो बातें मुझे कहने की नहीं है इस मंच से, जो बीजेपी करती है शायद लोकतंत्र में ऐसा किसी दल ने नहीं किया होगा। आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपने गरीबों से कहा और गरीबों को दिया अनाज, 200 रुपए का अनाज, नमक की कसम खिला दी। आपने तेल दिया रिफाइन, वोट मिल गया, रिफाइन तेल बंद हो गया। कहां रिफाइन तेल मिल रहा है, कहां गरीब को मिल रहा है। और भी जो मैनेजमेंट किया, हम लोग मैनेजमेंट से हारे हैं, जनता ने कभी नहीं हराया। बीजेपी जो मैनेजमेंट कर ले जाती है आखिरी वक्त का, उससे कई बार हम लोग धोखा खाए। 2024 का मैनेजमेंट ठीक है आप लोगों के लिए? हमारा एकदम मैनेजमेंट ठीक है। जो लोग गठबंधन में हैं एकदम तैयार हैं। और देखिए उसका परिणाम देखिए ना आप, इंडिया का मीटिंग, हमारे दल जो साथ आ रहे हैं उनकी मीटिंग, आपने कितने बुलाए? 40 लोग। आप तो कहते अकेले हैं, 40 लोगों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? ऐसे दल जिनके बारे में क्या नहीं लिखा गया, वो तक बुलाए गए आपके। और सोचिए किन दलों के सामने बीजेपी झुक रही है, जिन दलों का कुछ नहीं है उनके सामने। तो किस बात के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है? और 10 साल से कौन सा आपने जमीन पे काम कर दिया? बीजेपी कह रही है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जब थोड़े थोड़े करके सब आ जाएंगे एक साथ तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी। नहीं, उन्होंने दलों के लिए नहीं कहा होगा, वो हम लोगों के लिए कहा होगा, हमारे लिए कहा होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से इंडिया, जो विपक्षी इंडिया का गठबंधन, 2 मीटिंग हो चुकी है, मुंबई में होने वाली है। इसके पहले कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40 और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर आप लोगों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा। उसके लिए क्या आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? और अभी संयोजक का नाम ही कौन होगा आप लोगों में विपक्षी दल में, इसको लेकर इतनी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर कोई फाइनल फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? जितने भी दल यहां पर हैं गठबंधन में, वो अपने इस प्रदेश में बहुत ताकतवर हैं। उदाहरण के लिए आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं, वो अपने प्रदेश में ताकतवर हैं। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं जी। यूपी में समाजवादी पार्टी है, या अन्य प्रदेशों में ये ताकतवर नेता हैं। सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब आप बड़े दिल से मिल रहे हैं तो सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है। दूसरी बात हुई कि कौन संयोजक बनेगा, यह भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन, उसकी स्ट्रेटेजी पीडी है, मुकाबला करेंगे बीजेपी से। लेकिन संयोजक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ये कोई बड़ा फैसला नहीं है। बड़ा काम यह है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए गठबंधन बन गया। लेकिन जिन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश में अकेले बीजेपी 62 लाती है 2019 में। बिहार की बात करें, 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिल जाती हैं, हालांकि नीतीश उस समय बीजेपी के साथ थे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है। तो अकेले लड़कर उसको जीतने में इतनी मुश्किलें नहीं है। और जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, वहां पर कांग्रेस के लिए क्या है? आप कितनी सीटें देने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में? ये भी क्या फॉर्मूला है इसको लेकर? यूपी में कांग्रेस को क्या देना, ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। अपना दिल बड़ा सवाल ये कि बीजेपी को हराना है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। 80 में से कुछ तो होगा आपके दिमाग में। आप मेरा ट्रैक क्योंकि उनके पास 1 लोकसभा की सीट है, तो समाजवादी पार्टी कितना कॉम्प्रोमाइज करेगी? आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए समाजवादियों का। समाजवादियों ने बड़े दिल से किसी भी दल के साथ गठबंधन किया होगा तो बड़े दिल से गठबंधन किया है। हमारे लिए सवाल नंबर सीट का नहीं है, हमें बीजेपी से मुकाबला करना है। बीजेपी देश के लिए खतरा है। आप बताइए, किसान जो उत्तर प्रदेश का है, धान की कीमत नहीं मिली, क्या धान की कीमत दे रहे हैं आप? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम धान एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं था कि दिल्ली ने एक्सपोर्ट रोक रखा है। पहले इन्हें आपस में तो समझाइए। एक कह रहे हैं धान एक्सपोर्ट करेंगे, हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे, दिल्ली ने बैन कर रखा है चावल एक्सपोर्ट। गेहूं का रेट सरकार ने कोई खरीद नहीं की, सरकार ने। मक्का सूख गई। और एक नए हमारे
उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक को देखने वाले कुछ नई भर्ती हो गई है। हर सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, नई भर्ती है। हर दिन एक लोग मर रहे, एक लोगों की जान जा रही है। कोई दिन नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसी किसान की, किसी गरीब की या किसी व्यापारी की जान न जा रही हो उससे। सांड की वजह से? मैं नाम नहीं लेना चाहता था यूपी के सांड के बारे में, मैं नहीं बोलना चाहता था, बस मैंने कहा कि नई भर्ती हुई है सड़कों पर। सोचिए आप, वो कहती है नंदी है। अरे हम कैसे कैसे कहें नंदी है, जो नंदी क्या जान लेगा एक हर दिन। हमने कहा कि 15 साल से ऊपर वाले पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नौकरी रोजगार का क्या इंतजाम है आपके पास? कोई सपना नहीं। जितने बिजली के कारखाने लगे, जितने भी पावर प्लांट्स लगे, सब समाजवादियों की सरकार के देन है। एक भी बीजेपी ने अभी तक, दिल्ली की सरकार 10 साल और यूपी की 7 साल की सरकार ने अगर एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो नाम बताइए मुझे आज। ठीक है, जिस सवाल को आपने यहां पर अरे मैं कह रहा हूं बिजली नहीं है यूपी में, आपके लिए सवाल आगे ले चलिए। यूपी में बिजली नहीं है, कब आती कब जाती किसी को नहीं पता। ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है फिर ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, 2022 में सांड का बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने किसानों का मुद्दा उठाया। लखीमपुर खीरी में किसानों का मुद्दा कितना बड़ा था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे सिलसिलेवार तरीके से खड़े थे। उसके बावजूद जब विधानसभा का चुनाव होता है, बीजेपी 250 सीटें क्रॉस कर जाती है, समाजवादी पार्टी 111 पर रह जाती है। ये मुद्दे लोगों के बीच उस तरह से असर क्यों नहीं करते जो आप लोग बताते हैं? जो बात आप कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, मैंने अपनी पब्लिक मीटिंग में कहा अपने वर्कर्स के बीच में कि इलेक्शन कमीशन से जो हम लोगों ने शिकायतें की थी, चुनाव आयोग से जो शिकायतें की, एक भी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं अधिकारियों से मिलकर के, और मैंने कहा मंच से कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों का बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर के हजारों वोट काटे। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया। मैंने 18,000 वोट, जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में उनका डिलीटेड हो गया नाम, मैंने इलेक्शन कमीशन को विद एफिडेविट सूची दी। इलेक्शन कमीशन ने अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की हो तो मुझे बताइए आप। ये चुनाव बेईमानी और चोरी से जीते हैं। 22 का चुनाव कोई ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते हैं। आज भी झूठे मुकदमे अगर किसी पे लग रहे हैं तो हम लोगों से लगा रहे हैं। 18,000 मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, कॉपी मिला करके, एफिडेविट लगा करके। 18,000 वो वोट जो 19 में डाला था वोट, 22 में डिलीटेड हुआ। मुझे बताइए आप, हम किससे न्याय की उम्मीद करें? आप अधिकारियों के खिलाफ एक डीएम की कार्रवाई कर दें, आप देखना उत्तर प्रदेश का पूरा फेयर इलेक्शन होगा। एक आरओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता इलेक्शन कमीशन? टर्मिनेट कर दे। वही विरोधी दल जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में जीतते हैं तो वही ईवीएम बहुत अच्छा होता है। कहीं पर अगर विरोधी दल हार जाएं तो फिर ईवीएम में बीमारी हो गई है, बीजेपी ने करवा दी है। आप नकल मत करिए। अभी कोई एक ईवीएम की आवाज वहां से आ रही थी, आपने सुन ली? ईवीएम बोले, मैंने ईवीएम का नहीं कहा। मैंने कहा कि 18,000 वोट, हाँ, ये केवल 1-1.5 महीने में मैंने एक्सरसाइज किए पार्टी से। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि किसी का वोट डिलीटेड ना हो। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए। तो आप वोट क्यों नहीं डलवा रहे हैं? अगर कहीं शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? और क्यों चिन्हित किया आपने मुस्लिम और यादव का ही वोट कटेगा? आपने किसी और का वोट क्यों नहीं काटा? क्यों आपने यादव और मुस्लिम का वोट काटा? ये सवाल है। ठीक है, अगर ये क्या नहीं वोट कटा है तो इन्हें इलेक्शन कमीशन को लिख करके शिकायत देनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा और इस दायरे को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि विपक्ष इंडिया को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और कल ही खबर सामने आई है, कांग्रेस पार्टी के जो नए नवेले अध्यक्ष यूपी में बनाए गए हैं, अजय राय, उन्होंने बयान दिया है कि अमेठी से राहुल गांधी फिर चुनावी ताल ठोकेंगे और प्रियंका गांधी बनारस से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा देगी उनको जिताने के लिए। तो आप भी वेलकम करेंगे अगर ये दोनों नेता जाते हैं? केवल 2 सीट जिताने के लिए ताकत लगाएंगे? अरे सब सीटें जिताने के लिए ताकत लगनी है। अजय राय जी ने जो बयान दिया है वो उनका अपना स्टेटमेंट होगा, हाँ। लेकिन जो भी ताकत लगाएं सब सीटों के लिए लगाएं। अमेठी और
बनारस से लड़ना चाहिए इन दोनों ही नेताओं को? ये उनका अपना पार्टी का डिसीजन है, हमसे किसी से बातचीत नहीं हुई। आपकी मुलाकात होती रहती है, क्या बातचीत मेरी होती है? किसी से बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं मेरी हुई कोई है। मुलाकात ये नहीं। कैसा विपक्षी गठबंधन है आप लोगों का? यही तो कि मित्रता आपस है। ये कौन सी मित्रता है? हम क्यों बताएं हम किससे मिल रहे हैं? ये क्या बात हुई? अब जनता को तो बताना पड़ेगा ना अब कि आप हमें क्यों मिल रहे बताएंगे कि हैं। हमें दोस्ती किससे करनी हो, कैसे करनी है? ये भी तो कमाल है फिर। लेकिन विरोधी दलों को अगर इस तरह से आप एक साथ हैं तो आपको ये जानना मैं क्यों जरूरी- बताऊं मेरी क्या बात हो रही अरे है? जनता को बताना है। जनता के सामने सब प्रत्याशी आ जाएंगे, पूरा अलायंस आ जाएगा, फिर क्या छिपा जनता से? अमेठी से अगर लड़ते हैं राहुल गांधी, वैसे भी रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं उतारती है, वैसे भी आप लोग समर्थन देते रहते हैं। समाजवादी पार्टी पिछले नेताजी और हम लोगों ने ये पॉलिटिकल शिष्टाचार रखा है कि कुछ सीटों पे हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारते। उसके बावजूद अमेठी हार जाते हैं राहुल गांधी। मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, फिर मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने नारा दिया है कि ये अलायंस पीडीए से मिलकर के 80 की 80 सीटें हराएगा। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बड़ी सारी सुगबुगाहट और खबरें थी, इस बारे में कोई बातचीत हुई है क्या? देखिए, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत सुगबुगाहट होती रहती है। अभी खबरें चल रही थी कि 2 विधायक हमारे जा रहे हैं, फिर पता नहीं कौन सा चैनल था वो चला था जैन जी जा रहे हैं। अब ये नया सवाल आपने खड़ा कर दिया। लगातार इस तरह की खबरें हैं, इस वजह से सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि मीटिंग में क्या चर्चा हुई, आप खारिज कर दीजिए। अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, लेकिन है ऐसा कि कुछ गप्पे चलती हैं, इस तरह की बातें चलाई जाती हैं। क्यों चलाई जाती है मुझे खुद नहीं पता। ये बातें सही नहीं है। मैं नहीं समझता हूं ये बात ठीक है। ठीक है। नीतीश कुमार को लेकर एक और बात, चूंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है विपक्षी इंडिया को एक मंच पर लाने की, कभी वो चट महागठबंधन, कभी पट एनडीए, कहां वो चले जाते हैं पिछले कई चुनावों में, ये लोगों के सामने है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें देखकर मन में इस तरह की सुगबुगाहट भी होती है, क्योंकि इस तरह का अगर राजनीतिक इतिहास किसी भी नेता, वो बहुत बड़े नेता हैं, बिहार वो जीतते रहे कई सालों से, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजनीति में वो कई बार इधर उधर चले जाते हैं, तो इसको लेकर डर भी बना रहता है आप लोगों के भीतर? इसमें हम लोगों को बीजेपी से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियरिटी रखनी पड़ेगी हर इश्यू पे हम लोगों को। कौन से इश्यू पर? कोई इश्यू हो, हर इश्यू पे बिल्कुल क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। उधर महाराष्ट्र में जब शरद पवार और अजित पवार आपस में मिलते हैं तो भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं आप लोगों की। मैं इतनी बड़ी राजनीति नहीं करता, मैं केवल यूपी तक सीमित हूं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे कहां जा रहा है, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये हमारा अलायंस है, ये लोग हैं, हम ये मुकाबला करेंगे इनसे। सलाह तो देनी पड़ेगी ना आपको, अगर इंडिया सलाह पूरे का ये देश मंच की नहीं बात है। हो रही है, यूपी की तो बात हो नहीं रही है, तो फिर मतलब महाराष्ट्र में देखिए, अगर इस तरह की स्थिति बनेगी उसका असर तो उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा ना। ये सलाह का मंच नहीं है, ये आपके सवालों का मंच है। और जो सलाह वाला मंच है वो 31 और 1 तारीख को है बंबई में। क्या सलाह देने जा रहे हैं आप वहां पर? मैं बस कहा ना आपसे कि हर इश्यू पे हमें बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। आपने कहा कि यूपी की पॉलिटिक्स पर मैंने अपना पूरा जोर लगा कर रखा हुआ है। फिर से मैं घूम कर आऊंगी, तमाम मुद्दे जो आप लोगों ने 2017, 19, 22 में उठाए हैं, वही मुद्दे अलग अलग रूपों में निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने कहा है कि जो दुकान दिवालिया हो जाती है उसका बोर्ड बदल दिया जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने अब यूपीए को हटाकर इंडिया नाम कर दिया है, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब उनके सब घोषणा पत्र दिवालिया हो गए? इसका मतलब सब घोषणा पत्र दिवालिया हो गए? इसीलिए तो G20 है। इसीलिए G20 है क्या? वो एनडीए और इंडिया पर उन्होंने कहा, इंडिया, यूपीए ने जैसे अपना नाम तो वही बदलकर बात तो इंडिया मैं रख कह रहा लिया, हूं। एनडीए तो लगातार मैं उनसे बना हुआ है सहमत कि हूं, नाम। मैं उनसे सहमत हूं। इसका मतलब उन्होंने जो जनता के सामने मैनिफेस्टो रखे थे वो सब दिवालिया हो गए। आपने कहा कि किसान की आय दोगुनी होगी, कहां आय दोगुनी हुई? आपने कहा करोड़ों नौकरी दी जाएंगी, कहां नौकरी दी? आपने कहा कि यूपी में 5 एम्स बनेंगे, कहां 5 एम्स बने हैं? आपने कहा यूपी में IIM आएगा, कहां IIM मिला? आपने कहा कि बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, कहां है लैपटॉप? आपने कहा बिजली सस्ती होगी, कहां है बिजली सस्ती? आपने कहा 33 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, कहां जमीन पर पहुंचा है? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल्स बनेंगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे, टैंक बनेंगे। बताइए बुंदेलखंड में किस जिले में मिसाइल बन रही है? तो इसका मतलब आप दिवालिया हो गए, इसलिए आप G20 का प्रचार कर रहे हैं।
2/3 आबादी वाले मुल्कों को G20 रिप्रेजेंट करेगा, तो बिना- इतनी बड़ी ताकत होगी, तो इस वजह से वो प्रचार कर रहे हैं। ठीक क्या बात कम से कम G20 के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक सुर में बोलने की जरूरत नहीं है? आपने कहा 85%, मैं सहमत हूं 85%। तो इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़े, इस देश के दलित, क्या ये 85% की आबादी नहीं है? उनका सामाजिक स्तर क्या है? क्या उनके बीच में पढ़ाई लिखाई पहुंच गई? क्या उनके स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है उनके बीच में? तो अगर उनके बारे में हम कास्ट सेंसस कहें तो क्या गलत कह रहे हैं हम? और बिना कास्ट सेंसस के उनको सामाजिक न्याय दे पाना मुश्किल है, विपक्ष उनको इंडिया बराबरी में पे बात लाना हुई है। मुश्किल है। विपक्ष इंडिया में बात हुई है कि आप इसको भी लेकर लोगों के बीच जाएंगे। बिल्कुल हम जा रहे हैं, और ये अभी का मुद्दा नहीं है। जब कांग्रेस सरकार में थी उस समय भी नेताजी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी या दक्षिण भारत के जितने नेता थे इस बात को कह रहे थे। और जो बात आप कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि हमारे देश की समस्या पॉलिटिकल नहीं है, हमारे देश की समस्या सामाजिक है, सोशल इश्यूज हैं हमारे समाज की प्रॉब्लम। और मैं जातिवाद का आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, न जातिवाद की बात करता हूं मैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सपना देखा, उसका कैसे सपना पूरा होगा? आखिरी व्यक्ति के लिए आप कैसे मुख्य धारा में खड़ा करेंगे? जो लोग आखिरी व्यक्ति को मुख्य धारा में खड़े होने की बात कहें तो उन्हें जातिवादी से कहते हैं। बीजेपी कहती है कि जब जब हम गरीबी की बात करते हैं कि गरीबों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, न उसमें धर्म देखना है न जातिवाद देखना है। ठीक बात है, अच्छी बात है। वहीं आप लोग फिर पीडीए लेकर आ जाते हैं। आप अगर सबका साथ कह रहे हैं तो बिना गैर बराबरी खत्म किए सबका साथ कैसे संभव है? मुझे कोई समझा दे ये बात। जिन 80 करोड़ लोगों तक फ्री में अनाज पहुंच रहा है वो जाति और धर्म देखकर तो पहुंच नहीं रहा है। जो सड़कें नितिन गडकरी जी यहां पर गिना कर गए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का प्लान है, दूसरी भी तमाम बातें, उसका भी सभी इस्तेमाल करेंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में भी बीजेपी की ओर से तमाम बातें जो कही जा रही हैं अपनी उपलब्धि के तो तौर जो पर। एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया, जो देश का आज भी सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, क्या वो हमने जाति देख करके बनाया? क्या किसी जाति की लेन अलग बना दी मैंने? क्या इन लोगों ने आरोप लगाया था कि मैं जातिवादी हूं? मैंने 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट न जाने कितने लगाए यूपी में। क्या मैंने जाति देख के वो प्लांट लगाए थे? मैंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या मैंने जाति देख करके लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन अभी किया? सदन में मुख्यमंत्री की ओर से आप पर इस तरह के आरोप लगाए गए और कुछ सवाल पूछे गए। मुख्यमंत्री जी सदन में ये कह रहे थे कि 46 में 56 यादव हो गए। हाँ। अरे भाई 46 में 56 आईएएस वो यादव कैसे हो सकते हैं? सोचो, मुख्यमंत्री जी कह रहे 46 में 56। 56 में 46 की बात। नो, 46 में 56, 46 में 56 कहा उन्होंने? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस है, रिकॉर्ड पे है। तब तो मैंने कहा कि बताओ कहां 46 में 56 है। और आपको भी ये एकदम आर्काइव में देखना चाहिए कि मैं बात गलत तो नहीं कह रहा हूं। बीजेपी की ओर से कहा गया स्लिप ऑफ टंग, 56 में 46 की वो बात कर रहे तो थे। वो भी सूची दे दें। आगे बढ़ते हुए अगर 46 में 56 स्लिप ऑफ टंग है, हाँ। तो 56 में 46 की सूची दे दें। उनके आरोप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं आप? खारिज नहीं, झूठ बोलते हैं वो। अखिलेश यादव जी क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना चाहिए। कहां से लड़ेंगे? पार्टी तय करेगी। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। चुनाव तो होते ही इसलिए कि चुनाव लड़े जाएं। आजमगढ़ से लड़ेंगे या कन्नौज से लड़ेंगे? बहुत सीटें हमारे पास, मैं कहीं से भी लड़ जाऊंगा। कुछ हमारे दर्शकों को भी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज देकर जाइए, वहां पर आपके